Thank you again, and I hope you enjoy. पहले आई को लड़की समझता था। जब मैंने आपके कमेंट देखे तो पता चला कि यो लड़की नहीं लड़का है, वही जो मेन कैरेक्टर मेल है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, उसके बाद जब मैंने ये देखा तीनों की शर्टलेस फोटो, पता चला कि यहाँ विकी भी लड़का है और आई भी लड़का है। यार इनके खुद ही देखो, ये इनके बाल देख के मुझे लगा कि ये लड़की है, और हाँ यहाँ विकी की हरकतों से लगता है कि ये लड़की है। तो अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। सो लेट्स प्ले द इंट्रो। 高島横島八方塞がり挽回加点胸骨から松真珠ようこそ私のサービス先やれやれउस क्रीचर को मारने के बाद नासुमे बाहर निकलता है। तभी हमें नासुमे के पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं। बचपन में नासुमे अपनी मोम के साथ रहता था। जब वो नीचे गिरता है तो उसकी मोम उसको उठने के लिए बोलती है, नासुमे मुझे पता है कि तुम्हें चोट लगी है, बट तुम कभी जिंदगी में रोओगे नहीं, बिकॉज तुम मेरे बेटे हो। ये सुनते ही नासुमे रोने लग जाता है। तभी उसकी मोम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। उसकी मोम उसके घुटनों के ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि पेन पेन चला जा। और हम देख सकते हैं कि उसके घुटनों के ऊपर जो चोट लगी थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, यहाँ तक कि उसका निशान भी गायब हो गया। और नासुमे भी हैरान था। वो अपनी मोम से पूछता कि मोम मैं ठीक कैसे हो गया। उसकी मोम भी कहती कि जस्ट यूज ए लिटिल मोम मैजिक। हम उस बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर नासुमे अपनी मोम के साथ रहता होता है। नासुमे बाहर बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है। तभी उसकी मोम आती है और कहती कि देखो बेटा, तुम्हें पता है यहाँ से बाहर जाना कितना खतरा है, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हारे साथ ना हूँ। नासुमे कहता है कि मोम क्या फिर मैं स्कूल जा सकता हूँ। उसकी मोम के पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए वो नासुमे को बहाना लगाती है। तभी उसकी मोम कहती कि तुम्हें पता है बेटा, प्रिंसिपल ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था कि नासुमे बहुत होशियार लड़का है। उन्होंने कहा था कि वो अच्छी ड्राइंग बनाता है और वो लिख भी सकता है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो मोम तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें सब बताएगी, तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। और अगले दिन नासुमे घर पे अकेला खेल रहा होता है तो वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। तभी वो घर से बाहर निकल जाता है बच्चों को बाहर खेलते हुए देखने के लिए। अभी नासुमे के पास दो छोटे बच्चे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस बिल्डिंग में रहते हो क्या, हमने तो कभी तुम्हें देखा ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल के हो? मैं 5 साल का हूँ और ये गंजा 6 साल का है। तो अब तुम्हारे बारे में बताओ, तुम कितने साल के हो? नासुमे कितना नहीं पता होता, वो अपनी 2 उंगलियां करके कहता है कि मैं 2 साल का हूँ। तभी वो बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। तभी उसकी मोम पीछे से आ जाती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ के सीधा जाके उसके एक रूम के अंदर बंद कर देती है और खुद को दूसरे रूम के अंदर बंद कर लेती है। सुमे सॉरी बोल रहा होता है बट उसकी मोम कहती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तुम इस रूम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आओगे। नासुमे कहता है कि पूरा 1 दिन हो गया और मेरी मोम रूम से बाहर बिल्कुल नहीं आई। अगले दिन नासुमे फिर से उठता है और अपनी मोम को आवाज लगाता है कि मोम क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तभी फिर से उसकी मोम के अंदर से आवाज आती है, नहीं बेबी मैं भी बीमार हूँ, मैं भी ठीक नहीं हूँ। तभी नासुमे उस गेट को खोलने की कोशिश करता है। तभी उसकी मोम अंदर से चिल्लाती है, नहीं मैं अभी बीमार है, तुम्हें कितनी बार बोला कि अंदर बिल्कुल भी नहीं आना, एक बार कही बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? उसके बाद नासुमे खाने के लिए किचन में चला जाता है और चुपचाप सारा खाना खा लेता है। वो अपनी मोम से पूछता है कि मोम क्या आप कुछ खाएंगे? बट उसकी मोम कहती कि नहीं, तुम इस डोर को नहीं खोलोगे और चुपचाप खा लो। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। रात होने पर वो अपनी मोम से कहता है कि मोम मुझे नींद नहीं आ रही, क्या आप मुझे लोरी सुनाएंगी मोम? और उसकी मोम बड़ी वियर्ड सी आवाज के अंदर उसे लोरी सुनाती है। बट नासुमे को ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा था। कहता कि मुझे लग ही नहीं रहा कि ये मेरी मोम बोल रही है। ऐसे ही चलता रहता है और कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी नासुमे की हालत देखते हैं जो कुछ ऐसी हो चुकी थी। उसने घर का सारा खाना खा लिया था, उसके फ्रिज खाली पड़ा था। इससे पता चलता है कि उसने काफी दिनों से अभी कुछ नहीं खाया और उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। घर के अंदर बहुत सारे मच्छर मक्खी हो चुके थे और नासुमे उस जगह के ऊपर पड़ा होता है। तभी उसकी डोर बेल बजती है। वो कहते हैं कि हम पुलिस हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो। तभी नासुमे दरवाजा खोल देता है। वो देख के हैरान हो जाते हैं, एक छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? इस घर के अंदर तुम्हारी मोम भी है, वो किधर है? और इस घर में स्मेल कैसी आ रही है बेटा? उसमें कहते हैं हाँ मेरी मोम है अंदर। तभी वो पुलिस वाले उसकी मोम के रूम के पास जाके कहते हैं क्या आप यहाँ पर हैं मैम? हमें आपके
पड़ोसियों से शिकायत मिली है कि आप काफी दिनों से अंदर हैं और घर में काफी स्मेल आ रही है। और तभी अंदर से आवाज नहीं आती तो इसलिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। नासुमे जोर से चिल्ला रहा होता है कि डोर ओपन मत करो, मेरी मोम ने मना किया है। जब वो पुलिस वाले वो दरवाजा खोल देते हैं, उसका सामने देखा जो मंजर, वो हैरान हो जाते हैं। उस रूम के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और काफी सारे मच्छर मक्खी भी बाहर आ रहे थे। ऐसा नजारा देख के उस पुलिस वाले की फट जाती है। वो जल्दी से अपने ऑफिसर्स को फोन करके और ज्यादा बुलाता है। उस रूम को देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारा धुआं निकलता है और मच्छर कोकरोच भी निकलते हैं। नासुमे उन चीज को चुपचाप खड़े वहीं देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मच्छी को भूंद दिया हो। देख नासुमे जोर जोर से रोने लग जाता है। वो कहता है मेरी मोम कहाँ पर है। और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक पुलिस अफसर आता है। तभी उसके साथ वाला अफसर कहता है कि ये वही है जो कि 2 साल पहले सेवा केंद्र से भाग गई थी और भागते टाइम ये गर्भवती हुई थी। इसका नाम यावरी है और ये अभी 21 साल की है। मैंने सुना है कि ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। फिलहाल ये अभी भी थोड़ी जिंदा है बट अभी ये दिखने में कुछ मरी हुई मच्छी की जैसी लग रही है। यानी कि मतलब कि ये अभी वही जगह से भागी है जहाँ पर आई अभी फंसा हुआ है। नासुमे की जो मोम थी वो भी उस अपार्टमेंट से भागी थी। भागते टाइम ये उस गर्भवती हुई थी। वो अफसर कहते हैं ये मानव जाति के लिए पहला लड़का है। मुझे पता है कि 2 साल हुए हैं और 2 साल के अंदर देखो ये कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो उसके बेटे की ही बात कर रहे थे। वो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था। तुम्हें पता है इसका शरीर का कोई भी अंग काटो और वो तुरंत वापस आ जाता है। ये मॉन्स्टर भी तो हो सकता है। वो पुलिस अफसर कहता है कि नहीं, मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं। तभी वो एजेंट नासुमे के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मोम तुम्हारा पार्क में इंतजार कर रही है। मुझे पता है कि तुम अपनी मोम से बहुत प्यार करते हो। तभी नासुमे रूम की ओर इशारा करता है और कहता है कि मेरी मोम यहाँ पर है। तभी वो एजेंट उसे जबरदस्ती हाथ पकड़ के बाहर लेके जाने की कोशिश करता है। तभी नासुमे जोर से चिल्लाता है कि मोम मेरी हेल्प कीजिए। तभी नासुमे की मोम खड़ी हो जाती है जो कि एक मॉन्स्टर के रूप में बनी होती है। तभी वो उस एजेंट के ऊपर हमला कर देती है। तभी बाहर खड़े सभी ऑफिसर उसके पास आते हैं उसकी मदद करने के लिए। उसमें अभी भी रो रहा होता है। वो कहते हैं कि मोम आप कहाँ पर हो। तभी उसकी मोम इतना घायल होने के बावजूद भी अपने एक उंगली उठाती है और जमीन के ऊपर लिखती है NUR, मतलब कि रन। मम्मी का ये मैसेज देखने के बाद नासुमे खड़ा हो जाता है। तभी जल्दी से खिड़की खोलकर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी सभी पुलिस अफसर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तभी जमीन से छाल मार देता है। वो सीधा नीचे जाके गिरता है। वो पुलिस अफसर जल्दी से भागकर बाहर देखता है तो वो देख हैरान हो जाता है। उसका ऊपर का हिस्सा कार के नीचे पड़ा हुआ होता है। ऊपर वाला हिस्सा गायब है, जैसे कि बीच में से किसी ने काट दिया हो। वो एजेंट नीचे भागते हुए आता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वो उसका सब हिस्सा देखते हैं बट उसका आधा हिस्सा कहीं उसे मिलता ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो मेन होल के ढक्कन खोल के वो अपने आधे हिस्से के शरीर के साथ मेन होल के नीचे से होता हुआ जा रहा होता है। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा होता है कि मेरी मोम ने सिर्फ मुझे यहाँ से भागने के लिए कहा है। और तभी अचानक से नासुमे के धीरे धीरे पैर उग आते हैं। वो इस चीज को देख के कहते हैं कि क्या ये मम्मी का मैजिक है। कुछ साल बीत जाने के बाद हम नासुमे को देखते हैं जो कि अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। वो एक ड्यूटी कर रहे अफसर को एक गली के अंदर ले जाता है। वो अफसर कहते हैं कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपनी नौकरी पे वापस जाना है। अभी नासुमे कहता है काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं, क्या तुम्हें मेरा चेहरा याद नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि ये वही पुलिस अफसर है जो कि उस टाइम पे उसे पकड़ने के लिए आया था। वो उसे देखकर कहता है कि तो तुम हो, वहाँ से भागे क्यों थे। यू सन ऑफ बिच, तुम्हारे वजह से मेरी नौकरी चली गई थी। तभी नासुमे उसके मुंह की ओर चाकू ले जाता है। उससे पूछता है कि बताओ मैं क्या हूँ, या मैं कि कोई इंसान हूँ या कि कुछ और। अक्सर बताने से लिए मना कर देता है और तभी नासुमे उसकी एक नाक ही काट देता है। उसके बाद उसकी सब उंगलियां भी काट देता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि काम इंसान के लिए ये नामुमकिन है। अगर हम किसी शरीर का हिस्सा काट देते हैं तो वो वापस नहीं आता। मुझे बताओ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कैसे ठीक हो जाता हूँ। वो कहता है कि तुम भी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो। हमारा जन्म उस फैक्ट्री में होना चाहिए था। तुम सिर्फ एक मांस के टुकड़े हो जिसे बार बार काटा जा सकता है। जिनको मांस की जरूरत है तुम्हें उसके लिए बनाया गया है। के बाद वो पुरानी वाली बिल्डिंग के पास आ जाता है और अपनी बातों को याद करता है। सोचता है कि मेरी माँ ने सिर्फ मुझे रक्षा करने के लिए सब कुछ किया और अब मुझे अपनी लाइफ का मकसद मिल चुका है। जो उन लोगों को देखना जिसने मेरी माँ को मारा है, जिन लोगों ने मुझे बनाया, और अब मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। हमें प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर देखते हैं कि नासुमे की लातें अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तभी उसके पास याम्बिकी भागते हुए आता है और उसे पकड़ लेता है। याम्बिकी आई को कहते हैं कि तुम इसे ऊपर लेके जाओ। वो खुद कहीं और जाने लग जाता है। आई कहता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। याम्बिकी कहता है कि मैं तो बस उसे देखने के लिए जा रहा हूँ और कुछ नहीं करूँगा। और इसकी स्माइल से मुझे तो लगता है इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो उसकी कट लगी हुई जगह को खोल के देखता है। ये देखो इसकी आंखें कितनी बड़ी हैं, इसके दांत भी देखो कितने बड़े हैं। वाह, क्या फिर इसका
वो भी भाई उसे रोक रहा होता है तभी वर्कर्स के चलने की आवाज आती है। जल्दी से भागते हैं और ऊपर की तरफ छुप जाते हैं। वर्कर्स उस मॉन्स्टर को मरे हुए देख के डर जाते हैं। वो जल्दी से भाग जाते हैं। भाई नासुमे से कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या तुम मुझे बताना चाहोगे? ये कैसे हो सकता है? तुम आखिर चीज क्या हो? क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो? अगर कमर के नीचे से हिस्सा कट जाता है तो इंसान मर जाता है, लेकिन तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? और यहाँ तक कि तुम्हारे नीचे का हिस्सा भी वापस आ चुका है। और तभी नासुमे बात को टालते हुए कहता है कि मुझे लॉन्ग हेयर ज्यादा अच्छे लगते हैं, तुम वैसे क्यूट लगते हो। सीन शिफ्ट होता है और तभी हम एक वीआईपी आदमी को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर के सामने अपना सर झुका के माफी मांग रहा होता है। मॉन्स्टर सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, 17 बिग बल्स। कहता है ठीक है जैसे आप कहें। सीन शिफ्ट होता है और हम स्टाफ रूम को देखते हैं। तभी वही बुड्ढा एक आदमी के पास जाता है और कहता है कि उन्होंने 17 बिग बल्स की डिमांड की है। आदमी उसके सामने घुटने टेक लेता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं? इस बंदे का नाम है इजुमी। उस आदमी को शांत कराता है और कहता है कि रोने की जरूरत नहीं है, जो हम कर सकते हैं अब हम वो कर ही लेंगे। इसके बाद वो सभी स्टाफ मेंबर को एक रूम के अंदर इकट्ठा करते हैं, मतलब कि उनके जो कि वर्कर्स वगैरह थे। स्टेज के ऊपर खड़ा वही बुढ़ा वो कहता है कि हमने तुम्हें सबको टिकट दे दी है, सब टिकटों के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चली गया है, हमारा जो मास्टर है वो मर चुका है। ऐसे ही नहीं मरा, किसी ने उसका गला काटा है, इस कारण वो मर चुका है। और हाँ, ये उस मास्टर की ही बात कर रहा है। इन्हें ये लोग मास्टर कहते हैं। सजा के तौर पे बाकी मास्टर ने 17 लोगों को डिमांड किया है, मतलब कि 17 लोगों को चुना जाएगा और वो लावा का खाना बनेंगे जिंदा ही। इजुमी आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारा नंबर आए तो चुपचाप स्टेज के ऊपर आ जाना। तभी पहला नंबर बोला जाता है 114। तभी जिस आदमी का नंबर होता है वो घबरा जाता है, वो अपने आप को ही जल्दी से मार लेता है। उसे ऐसा करते देख बाकी के लोग भी घबराना शुरू कर देते हैं। 128, 328, 193, 264, 272। वहाँ खड़े सभी लोग मदद की भीख मांग रहे होते हैं। तभी इजुमी कहता है एंड लास्ट वन 436। तभी बाकी के बच्चे लोग खुशियां मनाने लग जाते हैं कि आज मेरा नंबर नहीं आया, बच गया मैं। लास्ट वाला 436 वाला आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ और सहमा हुआ वहाँ से जा रहा होता है। वो बार बार पीछे मुड़ के भीड़ के अंदर एक ही आदमी को घूर रहा होता है। जब वो स्टेज के ऊपर पहुंचता है तभी इजुमी उसे पकड़ लेता है। तभी इजुमी उस आदमी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ आंखों का? मुझे सब पता है कि तुमने क्या किया है। ये बात बोलते ही तभी वहाँ के सभी लोग खामोशी छा जाती है। इजुमी कहता है कि मेरी आंखों से कोई नहीं बच सकता, मुझे पता है कि उस आदमी ने तुमसे फोर्स किया है टिकट एक्सचेंज करने के लिए। तभी वो आदमी रोने लग जाता है और कहता है यस सर। तभी इजुमी उस बंदे को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इधर आओ, ने जो झूठ बोला उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। उसके बाद इजुमी उन्हें एक दवाई देता है, कहता है कि जूस के साथ इस दवाई को ले लो, इससे तुम्हें मरते टाइम ज्यादा दर्द नहीं होगा। वो सभी लोग उस दवाई को ले लेते हैं। उसके बाद वो उसी रूम के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे लार्वा आता है, उन सब की खोपड़ियाँ खोल के उन्हें कच्चा ही खा जाता है। स्टाफ रूम के अंदर इजुमी बैठकर वही सीसीटीवी देख रहा होता है, पर वो लार्वा मरा था। तभी चेक करते करते उन्हें वो चारों दिख जाते हैं। वो कहते हैं इस काले बालों वालों को पकड़ना है। इजुमी उस आदमी को फुटेज दिखाता है कि देखो इस फुटेज में क्या है। जब वो देखता है तो वो देख हैरान हो जाता है कि उसके अंदर से एक इंसान निकलता है जिसकी लातें कटी हुई हैं और देखते देखते उसकी लातें भी आ जाती हैं। वो कहता है कि ये तो रीजनरेट की पावर है, इसके अंदर हम फेल हो गए थे। 6 साल पहले एक औरत यहाँ से भागी थी, शायद वो गर्भवती भी थी। ये उसका ही तो बेटा नहीं है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। हमें उसे पकड़ना होगा, यही मानव जाति का पूरा विकास होगा। तभी उनके स्टाफ रूम का गेट खुलता है और हम इसे देखते हैं। ये आदमी इजुमी से कहता है कि चीफ हम आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, तो बताओ अब हमें आगे क्या करना है। तभी वहाँ पे बहुत सारे इंसान आ जाते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। बताओ मेरे मालिक इन सब का क्या करना है? सो गुड यू सी अगेन। तभी इनमें से एक मोटा आदमी बोलता भी है चीफ इजुमी। अरे अब ये आदमी क्या है? ये सूर वाला इंसान, ये स्नेक और बीटल क्या कर रहे हैं? क्या इनकी भी फाइट होगी? ये मांगा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है ये और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही रोकता हूँ कमाल के ट्विस्ट के साथ। और हाँ, बाबा तो कुछ अलग ही रंग दिखाने वाला है अगले पार्ट में। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए जल्द से जल्द तो 100 लाइक एंड 100 कमेंट जरूर कर देना याद से। वीडियो को शेयर करो यार ज्यादा से ज्यादा। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो मित्रों, मैं कोई ऐसी टुच्ची सी मांगा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। देखो मेरे पास मांगा बहुत सारी हैं और आप लोगों ने भी काफी सजेस्ट की है मुझे, बट पहले मैं उसे पढ़ूंगा और फिर मैं देखूंगा तुम्हें बतानी चाहिए उसकी स्टोरी की नहीं। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट बात, मैं सिर्फ डिस्टर्बिंग और डिस्कस्टिंग मांगा ही एक्सप्लेन करूंगा जिसे पढ़ने के बाद आप सभी लोगों की रूह कांप जाए। सब्सक्राइब याद से कर लेना। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। अरिगातो गोजाइमास।